सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का यूनिट नंबर 2, जो कि है थ्योरी ऑफ कस्टमर बिहेवियर। ये एबीसी कैटेगरी में सी कैटेगरी आती है, क्योंकि ये इतना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे, और आसान भी है क्योंकि ये हमने क्लास 11th में ओनली पढ़ चुके हैं हम। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यूटिलिटी का मीनिंग पढ़ेगी कि यूटिलिटी हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, और उसमें पढ़ेगी कि कंज्यूमर जो है अपनी जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो जो ड्राइव करता है किसी भी प्रोडक्ट से, वो सोचता है कि मैक्सिमम उसको कैसे ड्राइव करूँ। पीपी ग्राफ के बारे में पढ़ेगी, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेगी, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पढ़ेगी, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेगी। ठीक है, सबसे पहले नेचर बता रखे ह्यूमन वांट्स का, कि जो ह्यूमन वांट्स होती है उसे डिज़ायर, विश और मोटिव भी कहते हैं। वो कुछ ना कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स शो करती ही है। सबसे पहले तो कि जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, और सारी की सारी तो, और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सारी की सारी सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। जो ह्यूमन वांट्स है वो डिफ़र करती है इंटेंसिटी में, कुछ अर्जेंट होती है, कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं होती। सारी की सारी वांट्स जो है सेटिस्फाई की जा सकती है, लेकिन होती नहीं है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। मतलब की जा सकती है, लेकिन लेकिन जो सेट ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उससे नहीं की जा सकती, और हमें उसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, जो वांट्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है, कॉम्पिटिटिव भी हो सकती है, और एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अल्टरनेटिव वेज भी हो सकती है, और सब्जेक्टिव और रिलेटिव होती है, और वांट्स जो वेरी कर सकती है टाइम, प्लेस और पर्सन के साथ। वांट्स जो होती है हैबिचुअल भी हो सकती है और कस्टम भी, मतलब कि रिपीट भी हो सकती है, एक ही वांट बार बार, और वो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे भी हो सकती है। जो वांट है वो अफेक्टेड बाय इनकम, जो वांट्स है वो अफेक्ट होती है कुछ फैक्टर्स के कारण, जैसे कि इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स। ये हमने पहले पढ़ रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड में। ठीक है ना, उसके बाद क्लासीफाई कर रखे हैं इन्होंने वांट्स को तीन कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। एक है नेसेसिटीज़, एक है कंफर्ट, और एक है लग्जरी। और अगर हम अर्जेंट के हिसाब से देखें कि ये सबसे ज़्यादा अर्जेंट होती है, उससे कम अर्जेंट होती है, और ये तो बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं होती, ये नेसेसिटी होती ही नहीं है लाइफ की एक्चुअली। ये जो है एसेंशियल फॉर लिविंग होती है, ये चाहिए ही चाहिए। मतलब ये इसमें रोटी कपड़ा मकान आ जाता है, और एजुकेशन आ जाती है, जो लाइफ को की मिनिमम, अगर मिनिमम कंजम्पशन भी करे, मिनिमम मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए चाहिए ही चाहिए होती है, नेसेसिटीज़ बोलते हैं इसे। जो जो उसके बाद आती है कंफर्ट। कुछ हमारी वांट्स ऐसी होती है जो हमारी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बना देती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट तो नहीं होती, बल्कि एसेंशियल नेसेसिटीज़ के कंपेरेटिव कम एसेंशियल होती है, कम अर्जेंट होती है, लेकिन ये इनका काम ही है कि सेटिस्फाइंग और कंफर्टेबल बनाने को लाइफ को। ठीक है, उसके बाद है लग्जरीज। लग्जरीज वो वांट्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा सुपरफोरियस और एक्सपेंसिव होती है। ये बहुत ज़्यादा असेंशियल नहीं होती लिविंग के लिए। ठीक है, उसके बाद वांट्स को तीन कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। उसके बाद आता है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन होती है, कि कंज्यूमर एंटिसिपेटेड मतलब कि फ्यूचर में सोचना कि अगर मैं ये प्रोडक्ट कंज्यूम करूँगा तो इससे मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। और उसको कार्डिनल अगर हम उसको मेज़र कर सकें, सेटिस्फेक्शन एक फीलिंग है हमारी, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। अगर मेज़र कर सकते हैं तो उसे यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी की यूनिट जो है वो यूटिल्स होती है, यहाँ पर शायद लिखा ना हो। हर एक कमोडिटी जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलती है। तो यूटिलिटी इज थस द एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन बाय द कंज्यूमर, एंड सेटिस्फेक्शन इज टेंजिबल सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड। ठीक है, उसके बाद है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जैसे आपको पता हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, कि एक ही प्रोडक्ट को अगर हम बार बार कंज्यूम करते हैं, तो पहली बार जब कंज्यूम किया था उससे अगर 10 यूटिल्स मिली थी,
तो दूसरी बार जब कंज्यूम करेगी उससे कम मिलेगी, 10 से कुछ ना कुछ कम ही, उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी अगर साथ ही कंज्यूम कर लिया। अब जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है चॉकलेट खाने की, तो हमने एक चॉकलेट बार खा ली, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ, हमने उसको 10 यूटिल्स का पॉइंट दे दिया कि 10 यूटिलिटी हमें तो ड्राइव हुई इससे। फिर हमने हमें अब इच्छा और शायद नहीं भी है, या उतनी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है जो पहली बार थी, लेकिन हमने एक और चॉकलेट खा ली, तो हमें वो उतनी खुशी नहीं होगी फिर से, क्योंकि क्योंकि ये लॉ है, ये कंज्यूमर का बिहेवियर से एक लॉ बना है कि जब पहली बार हम कंज्यूम कर लेते हैं और उसी के बाद जब दूसरी वही प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उतनी यूटिलिटी नहीं मिलती, उससे कम ही मिलती है। तो मान लेते हैं 9, उसके बाद अगर हमने तीसरी खा ली तो मान लेते हैं 8, ऐसे ऐसे लो होते ही रहता है, होता ही रहता है। तो टोटल यूटिलिटी ये कहते हैं कि अगर 1 2 3 अगर इनको पॉइंट देखें, तो जो टोटल यूटिलिटी होती है वो तीनों तीनों प्रोडक्ट से हमें, तीनों जो हमने कंज्यूम किया है उनसे कितनी मिली है, इन सबका टोटल, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि थर्ड थर्ड नंबर, बल्कि थर्ड से अगर फोर्थ पे जाएगी कि फोर्थ की कितनी यूटिलिटी मिलेगी, तो वो चीज़ हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब थर्ड नंबर की अगर हमने देखनी हो तो मार्जिनल यूटिलिटी देख लेगी किसी एक प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इससे ही फॉर्मूला आता है कि टोटल यूटिलिटी जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी 1 + 2 + 3 + n तक, और जो टोटल यूटिलिटी होता है मार्जिनल यूटिलिटी का सम सब सारी की सारी। और मार्जिनल यूटिलिटी होती है टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी प्रीसीडिंग वाली, कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4 निकालनी है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3। अगर इस केस में देखें हम, अगर हमने थर्ड का निकालनी है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2, जो कि हो जाएगा 27 माइनस 19, जो कि आ जाएगा 8। ऐसे ऐसे आता है। ओके, उसके बाद कुछ अजम्पशन है ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, वो बता रखी है। सबसे पहला है रैशनैलिटी, कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, मतलब वो सोच समझ कर ही सारा कुछ काम करता है, वो रैशनल है। ठीक है, मतलब वो सेन है, प्रॉपरली सेन माइंडेड है, प्रॉपर साउंड माइंडेड है, उसे कि वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहेगा एट द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड अजम्पशन ये हम मानकर चलते हैं कि जो यूटिलिटी है उसको हम कार्डिनली मेजर कर सकती है, मतलब कार्डिनल उसको नंबर दे सकती है। ये बहुत एक मुश्किल टास्क है वैसे, क्योंकि हम जैसे अगर चॉकलेट वाला कॉन्सेप्ट देख लूँ तो हम बता नहीं सकते ना कि एक चॉकलेट खाई तो मेरे को कितनी यूटिलिटी, हमें यूटिलिटी इसको मतलब मेजर नहीं कर सकते हम, ये पर पर्सन डिफर होएगा। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन है कि हम इसको कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मनी इज मेजरिंग road of utility, the amount of money which a person is preparing to pay for a unit of good. Money is measuring road of utility, the amount of money which a person is preparing to pay for the unit of good rather than go without it. Is driven from the good. जो थर्ड एजम्पशन है इसमें कि मनी जो है वही मेजरिंग रोड है यूटिलिटी की। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं और अगर हमारे पास 10 रुपीज़ ही है, किसी हम फूड आइटम्स की शॉप पे जाते हैं, तो हम अपनी जो मनी है उसको देखते हुए हम फूड लेते हैं। तो जो भी हम प्रोडक्ट देते हैं उसको मेज़र करते हैं ना, उसको मेज़र करते हैं मनी के साथ, और उससे जो यूटिलिटी आएगी उसको भी हम मेज़र करेंगे मनी के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि आफ्टर ऑल जो यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द प्रोडक्ट है वो एक तरह से प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, और जो प्रोडक्ट है उसको मेजर हम मनी में ही कर सकते हैं, और कोई तो हमारे पास है नहीं यूनिट, तो मनी इज द मेजरिंग रोड ऑफ द यूटिलिटी, तो यूटिलिटी को हम मनी से ही मेजर करेंगे। जो फोर्थ अजम्पशन है
कि जो ऑल अदर फैक्टर्स है, लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम, हैबिट्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, जितने भी और जो फैक्टर्स है जो यूटिलिटी को अफेक्ट करती है या डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सारे कांस्टेंट है। फिफ्थ जो अजम्पशन है वो कि जो जो ये जो कंजम्पशन ऑफ गुड है इसमें कोई भी टाइम इंटरवल नहीं है। ये नहीं हो रहा कि जैसे चॉकलेट वाला जो एग्जांपल दिया था कि एक चॉकलेट एक बार खाली और जो दूसरी चॉकलेट है वो हम अगले दिन खा रहे हैं या बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, तब तो उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी। अगर उसी चॉकलेट के बाद एक और चॉकलेट खाएंगे तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यू बेसिस पे होनी चाहिए। उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ एजम्पशन है कि जो जो भी हम कॉमोडिटी खा रही है, जैसे अभी चॉकलेट का मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो चॉकलेट का एग्जांपल चल रहा है हमारा। तो जो फर्स्ट वाली चॉकलेट खाएगी और जो सेकंड वाली चॉकलेट खाएगी और आगे जितनी भी चॉकलेट खाएगी वो सेम ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो सबसे पहले चॉकलेट खा रही है वो हम खा रहे हैं 5 स्टार, उसके बाद खा रहे हैं डेयरी मिल्क, उसके बाद डेयरी मिल्क सिल्क, उसकी वो सबकी एक ही क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, होमोजीनियस होनी चाहिए कॉमोडिटी। उसके बाद जो सेवन पॉइंट है वो ये है कि जो हम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। अब चॉकलेट में, चॉकलेट की जगह अगर हम जूस या कॉफ़ी का एग्जांपल ले लें, अगर इन्होंने ये दे रखा है, तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है जूस और कॉफ़ी की? एक कप या गिलास ही तो है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक एक स्पून खा रहे हैं, ये पी रहे हैं हम कॉफ़ी या जूस, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कि इस पे डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लगेगी। इस पे नहीं लगेगी क्योंकि स्टैंडर्ड ये यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद जो एर्थ एजम्पशन है वो फिर से यही है कि जो पर्सन के लिए जो यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे अगर 100 रुपये की बात करें तो 100 रुपये कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत हो सकती है और 100 रुपये कई लोगों के लिए बहुत कम अहमियत हो सकती है। कि 100 रुपये में अगर किसी को कोई कुछ उसको डिश मिली तो किसी के लिए वो डिश अगर उसको कम सेटिस्फेक्शन मिली उससे तो वो कहेगा नहीं यार ये 100 रुपये वेस्ट हो गए। और कि किसी को 100 रुपये में मिल गई वही सेटिस्फेक्शन तो वो कहेगा वो 100 रुपये में इतनी सारी मिल गई। तो उसके लिए तो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग मनी की, क्योंकि मनी से ही कंपेयर करता है वो, यूटिलिटी को मेजर मनी से ही करता है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो उस पर्सन के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। अगली अजम्पशन ये थी, एट्थ अजम्पशन ये थी। और जो नाइन्थ अजम्पशन है, नाइन्थ अजम्पशन बस इतनी सी है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो सम है सारी की सारी सेपरेट यूनिट्स का। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द सेपरेट यूनिट, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल द। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility state that the each successive unit of the good or the service consumed add less total utility than the previous unit। ये टेबल के थ्रू आपको सारा कुछ एग्जैक्ट समझ आ जाएगा जिनको नहीं पता। कि जब हमने एक क्यों चॉकलेट बार का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने भी, देखो कि फर्स्ट चॉकलेट बार जब हमने कंज्यूम की तो उससे हमें जो यूटिलिटी ड्राइव हुई वो ही 20। तो और टोटल यूटिलिटी को जरा इग्नोर करो अभी क्योंकि वो तो समी है इन सबका। सेकंड से हमें हुई 14, थर्ड से हो गई 11, फोर्थ से होगी 5, फोर्थ से होगी 5 यूटिल्स, फिफ्थ से होगी 0। फिफ्थ जब हमने फिफ्थ चॉकलेट खाई तो हम कह रहे यार इतनी सारी खा ली, अब मज़ा नहीं आ रहा। और जब सिक्स्थ अब मज़ा आ ही नहीं रहा जब, तो अगर हमें कोई ज़बरदस्ती खिला दे सिक्स्थ तो हम तो कहेंगे क्या यार ये क्या चॉकलेट खिलाया जा रही है, तो हमें नेगेटिव, हमें एक तरह से प्रॉब्लम होगी, हमें सेटिस्फेक्शन तो दूर की बात है, हमें हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद। तो हमारी यूटिलिटी जो है वो माइनस में आती रहेगी। तो टोटल यूटिलिटी जो है विद
इसमें कह रहा है टोटल विद ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस कंज्यूम्ड एड लेस टोटल यूनिट, कम टोटल यूनिट ऐड करती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। ठीक है, और इसमें अजम्पशन तो आपने देख ही ली, और अजम्पशन की अदर जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहती है। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिश, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग मतलब इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, diminish with every increase in the stock that is already has. In other words, a consumer increases the consumption of any one commodity, कीपिंग कॉन्स्टेंट द कंजम्पशन, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ एक ही चॉकलेट बार पहली बार में भी खा रही है, दूसरी वही चॉकलेट बार दूसरी बार में भी खा रही है, ऑफ ऑल अदर कम्युनिटी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरिएबल कम्युनिटी मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन, कि मार्जिनल कम्युनिटी जो ड्राइव हो रही है वो डिक्लाइन होती रहेगी। ठीक है, इन्होंने ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर रखे है ये पूरा। तो इन्होंने रिलेशन बता रखा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है, टोटल यूटिलिटी राइज होती रहेगी। बट जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव या माइनस में चली जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी जीरो पे आती है तब मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ग्राफ के थ्रू आप रिलेट कर सकते हो। जो एम यू होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, वो ही स्लोप होता है टोटल यूटिलिटी कर्व का। मार्जिनल यूटिलिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और इसमें वैसे अगर हम देखा जाए तो टोटल यूटिलिटी भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है। हम ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं रिलेशनशिप। उसके बाद लिमिटेशन एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कुछ लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस है। सो लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस में सबसे पहला पॉइंट है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो जितनी भी एजम्पशंस है, जैसे कि कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, कांस्टेंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए, जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, होमोजेनियसिटी ऑफ यूनिट कंज्यूम होनी चाहिए। ये जितनी भी सारी की सारी एजम्पशन है ये अनरियलिस्टिक है। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि अगर हम पहली एजम्पशन को देख ले कि कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, तो हम कैसे कोई एक पर्सन जो सेटिस्फेक्शन उसको ड्राइव हुआ है उसको कार्डिनली प्रेजेंट कर सकते हैं। यही बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये अनरियलिस्टिक है थोड़ा सबसे। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो यूटिलिटी है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्ट नहीं है कि जैसे वो अफेक्ट की जा सकती है बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे कि अगर चाय का अगर एग्जांपल देखें, चाय की कंजम्पशन देखें, तो अगर चाय में चीनी नहीं है, इन्होंने यही एग्जांपल दे रखा है, अगर चाय में चीनी नहीं है तो उससे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। या फिर जूस, जो अगर हमें कोल्ड ड्रिंक पसंद है, अगर हमें जूस ज़्यादा पसंद है और अगर हमें कोल्ड ड्रिंक दी जाए और हम जूस भी अवेलेबल है, हमें दिख रहा है कि वो जूस भी अवेलेबल है, तब भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तब भी वो अफेक्ट हो जाएगी उसकी यूटिलिटी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, इसमें कुछ एक्सेप्शन दे रखी है कि इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में जितनी कंज्यूम करेगी, जितना कम्युनिटी कंज्यूम करेगी, उतना ये सेटिस्फेक्शन बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी कभी।
तो सबसे पहला केस है प्रेस्टिजियस गुड एंड आर्टिकल की, उसमें केस में कि गोल्ड कैश डायमंड जितने आए, पैसे आते हुए किसी को बुरे लगते हैं क्या? कि कोई ऐसे सोचता है कि अरे यार इतने सारे पैसे आ गए, क्या करूँ ये। कभी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना पैसे, गोल्ड ज्वेलरी आने से। ठीक है। सेकंड जो एक्सेप्शंस है कि इन केस ऑफ हॉबीज की रेयर कलेक्शन, की किसी को पेंटिंग कलेक्ट करने का शौक है, तो तो आर्ट पीसीस पेंटिंग कलेक्ट करने का शौक है, तो जितना उसकी कलेक्शन बढ़ेगी उसको उतनी सेटिस्फेक्शन आती रहेगी, उसकी कभी डिमिनिश नहीं होएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिव आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, पोइट्री में कि किसी ने अगर कोई आर्ट बनाई या पेंटिंग की या म्यूजिक बनाया या पोइट्री बनाई या फिर कंज्यूम किया, तो उसमें नहीं होगा कोई गाने सुनते सुनते ये थोड़ी ना कहेगा अरे यार इतने सारे गाने सुन लिए अब तो बुरा सा लग रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। और जैसे जो हैबिचुअल हैबिट फॉर्मिंग कॉमोडिटीज होती है, जैसे जो आदत लगवा देती है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, कंप्यूटर गेम्स, ये सब, सोशल मीडिया। अब इसको चलाकर किसी को बुरा नहीं लगता, वो बाद में बुरा लगता है, वो अलग बात है। लेकिन कंज्यूम करते वक्त विच एडिशनल यूनिट जितने भी कंज्यूम करते हैं उनको यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होती, बढ़ती ही रहती है या सेम ही रहती है। ठीक है। और जो एक अजम्पशन थी कि रैशनल बिहेवियर होना चाहिए, अगर रैशनल बिहेवियर नहीं है, अगर मिसरेबल बिहेवियर है, तो तो कि बंदे को ऐसा लग रहा है कि जितना जो कि ऐसा बिहेवियर है कि विद ईच एडिशनल यूनिट ऑफ मनी उनको सेटिस्फेक्शन मिलती ही रहती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं। ठीक है ना। तो ये लिमिट, ये एक एक्सेप्शन उनके लिए भी है। अगला जो है टॉपिक वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी केस। अब ये बता रखे इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बाद नुकसान होना शुरू हो जाएगा, इस पॉइंट तक इक्विलिब्रियम है, मतलब कि इस पॉइंट तक प्रॉफिट में है। वो प्रॉफिट में कैसे है वो अभी आगे पता चलेगा। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू डू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज करे कि उसको फ़ायदा ही हो, मतलब इंक्रीज ही हो, मतलब कि इससे इससे अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको नुकसान ही होगा, उसको फ़ायदा नहीं होगा उससे। और इससे अगर एक क्वांटिटी कम ही करेगा तो फिर उसको, उसका जो अपॉर्चुनिटी, जो फ़ायदा हो सकता था, वो नहीं होगा, वो मतलब मैक्सिमम तक नहीं पहुंच सकता वो। तो कंज्यूमर को अगर मैक्सिमम यूटिलिटी ड्राइव करनी है तो कितनी क्वांटिटी उसको कंज्यूम करनी चाहिए, वो हमें बताता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये सिंगल कम्युनिटी का केस भी हो सकता है और दो या दो से ज़्यादा का भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमने अजम्पशंस देखी थी, इसमें दो अजम्पशंस जो है, ये अजम्पशन नंबर 3 और अजम्पशन नंबर 8, इसका थोड़ा सा आपको ना मिसकंसेप्शन सी हो रही होगी शायद, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो अजम्पशन नंबर 3 कहती है कि मनी इज़ द मेजरिंग रॉट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मीनिंग है कि अगर हमने 20 रुपये की चीज़ ली तो हम अपने आप से पूछेंगे, या कंज्यूमर से पूछा जाएगा कि आपको कितने की लगती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब ऐसे कि कितने चीज़ की लगती है। जैसे हमने 20 रुपये की कोई डिश खाई तो हम कहते हैं ना अरे वाह 50 वाला मज़ा आ गया, या फिर अगर हमें बेकार लगी वो, तो हम कहते हैं यार 10 रुपये में भी ना खाऊं मैं ऐसी चीज़, ऐसा होता है ना। तो मतलब हम उसको, हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली उसको हम मनी की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं कि यार इतनी टेस्टी थी, 50 रुपये होते तब भी दे देता मैं, तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की फॉर्म में है। अब यहाँ इस ये जो प्रोडक्ट है चॉकलेट बार का है शायद ये, हाँ चॉकलेट बार का ये है प्रोडक्ट। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है पहली बार चॉकलेट बार कंज्यूम करने पे, वो 20 की मिली है, कि मतलब कि 20 रुपये में मिलते तब भी वो, 20 रुपये में अगर होते तब भी वो ले लेता। समझ रहे हो, ये चीज़ हमें ऐसे देखना है मार्जिनल यूटिलिटी को। और जो सेकंड ये एर्थ जो असम्पशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर किसी पर्सन के पास मान लो 100 रुपया है, तो उसके लिए उस, अगर मैं आज अपनी जेब में 100 रुपये डालकर घर से निकला कि अरे यार मैं तो खाऊंगा आज का ये 100 रुपये को उड़ाने हैं, और मैंने 20 रुपये की बार ले ली,
तो अब जितने मेरे पास 100 रुपये थे, तब मैं जितना सेटिस्फाई था कि यार इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, अब मेरे पास बचे सिर्फ 80 रुपये, 20 रुपये की पार ले ली, तो अब मेरे लिए इन 80 रुपये की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये रिसोर्स ही है एक तरह से, ये और ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो जिस चीज़ की जो चीज़ कम हो जाती है उसकी उसकी हमारे मन में यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना। उसी तरह जो जैसे जैसे हम अगर जैसे हमारे पास जो मनी है वो तो लिमिटेड ही है, ये वैसे ये मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो डिक्रीज होती ही है जब जब वो स्पेंड होती है, क्योंकि जितना मनी कम होती रहेगी उतनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी, उतनी हमें वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हम अज्यूम करेंगे कि वो उसकी उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, बल्कि ये होता है ना कि हीरे की पहचान उसकी खो जाने के बाद ही होती है। उसी तरह जब जब मनी खर्च होगी उसके बाद ही हम अज्यूम करते हैं, इसमें अजम्पशन होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि कांस्टेंट रहती है, लेकिन कांस्टेंट रहती नहीं है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो 8th पॉइंट में कवर है। ओके, तो 3rd और 8th पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर बेस है। ओके, तो हम सिंगल कम्युनिटी के उस पर देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो सिंगल कम्युनिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब आता है जब उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही हो कंजम्पशन से वो इक्वल हो टू द प्राइस ही पे। ठीक है, अब आपको इतना समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एक टेबल बनाकर दिखाता हूँ। मान लेते ये है सीरियल नंबर या क्वांटिटी कंज्यूम, ये है इसकी प्राइस और ये है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, ठीक है, ऑफ एक्स। हमने 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया, और ये चीज़ है हम मानते हैं चॉकलेट बार का ही मानते हैं, और प्राइस कांस्टेंट है कि 20 रुपये की चॉकलेट बार है। तो हम मेरे को बहुत भूख लग रही थी और मैंने जब पहली चॉकलेट खाई मैंने कहा वाह वाह क्या मज़ेदार चॉकलेट है, मैं खाऊंगा, मैं होते तो इसको 25 रुपये भी दे देता। तो मैं एक तरह से मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमने मनी में ही मेजर करनी है तो 25 रुपये दे देता, मैंने 25 रुपये रख लिया। अब जब मैंने सेकंड खाई तो मैंने कहा यार अभी तो खाई थी, मुंह मीठा मीठा सा है, लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया लग रही है, मैं इसके 23 रुपीज़ दे देता। ठीक है, अब तीसरी खाई, यार मैं 2 खा चुका हूँ फिर भी अभी भी टेस्टी लग रही है, मैं उसके 20 रुपये होता तो मैं ले ही लेता इसको, तो 20 रुपये। अब चौथी खाई, अरे यार इतनी शुगर हो गई है ये, इतनी शुगर, इतनी 3 खिला दी और चौथी क्यों खिला दी यार तुमने, मैं इसको 15 रुपये में भी ना खाता, कोई मेरे को 5 रुपये देता ना तब भी ना खाता। तो ऐसे ऐसे कुछ ये 15 रुपये आ गई इससे यूटिलिटी, ये देख रहे हो, और इसमें मान लेते 10 आ गई, तो ये क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लग रही है यहाँ पर। तो मैं इक्विलिब्रियम पे कब हूँ, इक्विलिब्रियम पे तब हूँ जब मेरा MU जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के इक्वल नहीं आ जाती। ठीक है, ये समझ आया मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब पहली 3 क्वांटिटी तक अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ, उसके बाद करता हूँ तो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम चले जाता हूँ मैं। ठीक है, तो यही क्या रखा है इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी स्पेंड ऑन एक्स दैट इज MU एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू 1। तब जब ये चीज हो जाती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम when he spend his money on different goods and services in such a way that the marginal utility of each good is proportion to its price, and the last rupees spent by each community yield him equal marginal utility। ठीक है, कि जो लास्ट रुपये यहाँ पर जो लास्ट रुपये मैं स्पेंड कर रहा था, 20 रुपये कर रहा था, ये मेरे को इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी दे प्राइस के। ठीक है, इससे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं कि जब तब तक कंज्यूम करते रहो जब तक आपका प्राइस और MU सेम ना आ जाए। और यही से इन्होंने इक्वेशन दे रखी है थोड़ी बहुत कि MU एक्स ये Y के केस में और ये मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ये सेट होगी। उसके बाद इन्होंने ये बना दी कि MU एक्स अपॉन MU वाई इज इक्वल टू PY अपॉन PX अपॉन PY। ठीक है, उसके बाद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना। उसके बाद है कंज्यूमर सरप्लस। अब सिंगल कमोडिटी का खेल खत्म हो चुका है, अब हम कंज्यूमर सरप्लस पे जा चुके हैं। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि वही मैं आपको बता रहा था ना कि हमने चॉकलेट खाई तो हमें पहले इतनी अच्छी लगी, वाह यार मैं 25 रुपये में भी ले लेता इसको। ठीक है, तो वही चीज़, तो कंज्यूमर को
जब तक वो इक्विलिब्रियम पे है, बल्कि इक्विलिब्रियम के अंडर है, उसको कितना सरप्लस हुआ है, बस उसे ही कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट ही इज रेडी टू पे, वो क्या पे कर देता, अगर अगर वो अगर उसको चांस मिलता तो वो क्या पे कर देता। कि कोई बहुत बढ़िया ड्रेस ले लिया यार, अरे यार बहुत फिट फिट एंड फाइन लग रहा हूँ मैं तो इसमें यार, बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, ये 1500 रुपये की होती तब भी ले लेता। ठीक है, और हमने ली 1000 रुपये की, तो जो 500 रुपये हमें जो बेनिफिट हुआ यूटिलिटी का, उसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, वट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस वट ही एक्चुअली पेज। ठीक है, इसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। द कंज्यूमर इन द इक्विबिलम व्हेन ही when the marginal utility of a good is equal to its price, that is he purchase that many number of unit of a good at marginal utility is equal to its price। कि जब तक जब तक उसका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं आता, मतलब कि जब तक वो इक्विबिलम पे नहीं आता, तब तक उसको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है ओवर द प्राइस, क्या यूटिलिटी मिली है। सिंस प्राइस इज द सेम फॉर ऑल द यूनिट्स, क्या और इसमें क्योंकि प्राइस जो है, प्राइस तो सेम ही रहेगा। ही गेट एक्स्ट्रा यूटिलिटी एंड ऑल द यूटिलिटी कंज्यूम्ड बाय हिम एक्सेप्ट फॉर द वन एट द मार्जिन। ठीक है, ये केस देख लेते हैं। इन्होंने पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट लिया है, लेकिन जब पहली यूनिट की तो वो उसको उनको इतना इतना मजा आया कि अरे 30 रुपये भी दे देता, लेकिन प्राइस ये थे, तो कंज्यूमर सरप्लस 10 हो गया। उसके बाद वो कम होता गया। ये मार्जिन यूटिलिटी जो है, ये रुपीज़ वर्थ में है। उस अजम्पशन में हमने यही देखा था कि मार्जिन मनी इज़ द मेजरिंग रोड। ठीक है, उसके साथ ये कम होता रहा। तो जो टोटल कंज्यूमर सरप्लस होता है, वो इनका वो होता है। और कंज्यूमर सरप्लस माइनस में नहीं कभी होता, या तो 0 तक होता है, उसके बाद आप डाल देना, डैश डाल देना। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हिज विलिंगनेस टू पे एंड द प्राइस दैट ही एक्चुअली पे इज द नेट गेन ऑफ कंज्यूमर, द इंडिविजुअल कंज्यूमर सरप्लस। द टोटल कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट इज इक्वल टू द एरिया बिलो द। अब देखो इन्होंने क्या बना रखा है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम ये देखें, अगर हम कंज्यूमर सरप्लस का ही देखें, तो उसका ग्राफ ऐसा सही बनेगा। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका भी ग्राफ ऐसा सही बनता है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, जो प्राइस है वो यहाँ पर है मान लेते हैं, तो फिर ये कभी नेगेटिव नहीं जा सकता। ठीक है ना, प्राइस यहाँ पर है, तो फिर प्राइस के ऊपर वाला सारा का सारा ये सारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। सॉरी, ये MU है, मार्जिनल यूटिलिटी का ही है ये, और ये नेगेटिव हो सकता है। और जो प्राइस के ऊपर वाला है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और ये सारा जो है कंज्यूमर सरप्लस है। यही इन्होंने इस ग्राफ के थ्रू बता रखा है। अब क्या हुआ, जो प्राइस है वो कम हो गया, प्राइस यहाँ से, या पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, प्राइस कम हो गया। अब क्या हुआ है इसका इफेक्ट में, कि जो पहले ए था जो कंज्यूमर सरप्लस था, अब क्या हो गया, बी और सी ऐड होगी। अब क्या लॉजिक है ये समझिए, बी ए क्यों ऐड हुआ, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बायर थे, अब वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, है ना। पहले जब 20 तक रुक रहा था, अब वो 18 पे रुक गया अगर, तो उनका सरप्लस ज़्यादा बढ़ गया ना। अगर समझ रहे हो ना, कि अगर यही अगर हम देखें, इसमें यहाँ पर सारे में 18 प्राइस हो जाए, तो दो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, और 0 यहाँ पर आएगा, फिर तो कंज्यूमर सरप्लस कितना बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 10 रुपीज़ और बढ़ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। तो बी इसलिए आया, और सी इसलिए आया क्योंकि जो नए कंज्यूमर भी आ जाएंगे उस पॉइंट पे। जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये अगर ये ग्राफ है उस क्लास का जो अफोर्ड कर सकती है, और अगर प्राइस नीचे गिर जाता है, तो जो इससे नीचे वाली क्लास है वो भी इसको अफोर्ड कर सकती है, उनकी बजट लाइन के अंदर भी, उनके बजट में भी आ जाता है। तो नए कंज्यूमर सी है। ठीक है, और बाकी सारा ये सारा जो है, ये सारा प्राइस है, और ये सारा कंज्यूमर सरप्लस है, और ये सारा जो डेफिसिट है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो यही था कंज्यूमर सरप्लस में। अब इसकी हम देख लेते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन, कि ये कैलकुलेट करने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई। कंज्यूमर सरप्लस जो है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है वो भी शो करना चाहते हैं एक्चुअली, वो भी अपनी बैलेंस शीट और जहाँ भी अपनी कंपनी की बड़ाई करने के लिए, कि हम कंज्यूमर को इतना सरप्लस दे रहे हैं, बल्कि
हम इतनी वैल्यू दे रहे हैं कंज्यूमर को। आपको पता है हमारा जो ये 10 रुपये का जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना हम, ये कंज्यूमर अगर चाहे ना 25 रुपये दे देगा इसके, हम 10 में दे रहे हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस वो ऐसे शो करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस वो अपनी शो करना चाहते हैं ताकि वो ये दिखाए कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रिपीटेडली हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस होएगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को खरीदेगा भी, है ना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि जो सेलिंग प्राइस है डिसीजन मेकिंग उसके बारे में, कि अगर हम कि कंज्यूमर को सरप्लस मिल रहा है 25 और अगर हम प्राइस रख दे 30, तो कंज्यूमर क्यों खरीदेगा भी, कंज्यूमर क्यों खरीदेगा, गलती अगर पहली बार भी खरीद लेगा तो गलती से खरीद लेगा, फिर दोबारा नहीं खरीदेगा। तो यही है कि कंज्यूमर सरप्लस ये प्राइस डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है, कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, उसमें कंज्यूमर सरप्लस बहुत हेल्प करता है। ठीक है, वो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे या हायर स्टडी में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। उसके बाद जो फोर्थ है, अगर हमें यहाँ पर सेटिंग करनी थी प्रोडक्ट की प्राइस और यहाँ अगर हमें रेस करनी है प्रोडक्ट की प्राइस, तो भी कंज्यूमर सरप्लस को देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस को पार ना कर जाए, या ठीक है ना, कि अगर 20 से 30 ने एकदम कर दे कि 25 ही मिल रहा था कंज्यूमर सरप्लस, मतलब कि 5 रुपीज़ ही मिल रहा था कंज्यूमर को सरप्लस, कि 25 मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव हो रही थी, रेजिंग ऑन प्रोडक्ट प्राइस में आ सकता है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि गवर्नमेंट भी देखती है, ये गवर्नमेंट भी देखती है कि इतना ना हम टैक्स लगाते वक्त इतना देखती है कि हम इतना ना टैक्स लगा दें कि प्राइस इतनी बढ़ जाए कि कंज्यूमर सरप्लस रहा ही नहीं और प्रोडक्ट की बिक्री ही बंद हो जाए। तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे लगाती है जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा हो, जो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा हो कस्टमर को, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाती है। तभी ये प्रोड्यूसर ये बात सोचते भी है कि हमने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा भी दे हम, ताकि टैक्स कम लगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस दिखेगा गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा टैक्स लगेगी वो। अब कुछ लिमिटेशंस भी है कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी की। सबसे पहला है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वही मेजर नहीं कर सकते हम, कार्डिनल नंबर नहीं दे सकते उसको मनी की फॉर्म में। ठीक है, सबसे बड़ी तो लिमिटेशन यही है। ठीक है, उसके बाद जो नेसेसिटीज़ है, अब कहते हैं ना कि प्यासे को पानी की क्या कीमत होएगी, प्यासे के सामने ही पानी की कीमत वो एक गिलास क्या पता 1 करोड़ रुपए का ले ले। तो जो नेसेसिटीज़ है उसकी कीमत नहीं लगा सकती, उसमें ये नहीं कह सकते अगर पानी एक नेसेसिटी है जैसे, तो पानी अगर किसी को पूछा जाए तो पानी की क्या कीमत है तो वो कहेगा मेरे लिए तो 1 करोड़ रुपये है। तो ऐसा तो नहीं तो फिर कि अगर 10 रुपये का पानी मिल रहा है उसको तो 1 करोड़ तक वो सरप्लस में ही है, ऐसा तो नहीं है ना। तो नेसेसिटीज़ के केस में इनफाइनाइटली लार्ज हो सकती है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जहाँ पर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है वहाँ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालना, क्योंकि सब्सटीट्यूट उसे अफेक्ट करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, जैसे जो प्रेस्टीज वैल्यू वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे डायमंड है, इसके अब डायमंड का अगर कोई पूछे कि डायमंड की क्या वैल्यू आप कितने पे कर देते, तो हर एक का अलग अलग आंसर होएगा, तो है ना। तो उसकी जो वैल्यू है वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो हमने पहले हमने ये जो अजम्पशन देखी थी कि जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है, कि यूज़र के लिए मनी जो है उसकी कीमत, उसकी जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस एज द परचेजेस आर मेड। ठीक है, जैसे जैसे परचेजेस मेड होते हैं वैसे वैसे पैसा कम होता है, और पैसा जैसे कम होता रहता है उसकी कीमत बदलती जाती है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती रहती है, क्योंकि स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिश हो जाता है। जो पॉइंट नंबर 6 है, जो पॉइंट नंबर 6 है वो यही है कि यूटिलिटी जो है वो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती। यहाँ पर तो यूटिलिटी कार्डिनल उसमें ही नहीं इसमें अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में ये था कि जो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट यूटिलिटी होगी। अब हम कैसे निकालेंगे, एक बंदा एक बार खाकर कहेगा यार मैं इसके लिए 50 रुपये भी दे देता, एक कहता है यार मैं 15 रुपये भी देता, और एक बंदा कहेगा मैं 5 रुपये भी ना देता जिसको मीठा पसंद नहीं है। तो हर एक के लिए डिफरेंट है, और इसमें है कि मनी की फॉर्म में मेजर नहीं किया जा सकता।
तो ये कुछ लिमिटेशंस थी इसकी कंज्यूमर सरप्लस की। इसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व। जो हमने एक बहुत बड़ी जो हमारी लिमिटेशन रही है अभी तक, वो ये है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच से हम मेजर नहीं कर सकते। समझ रहे हो कि हम उसको नंबर नहीं दे पा रहे कि हाँ हमें इतनी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिला है। तो इसका इसका जो सॉल्यूशन निकला है वो एक नया मेथड ही निकला है जो ऑर्डिनल अप्रोच है। अब ऑर्डिनल और कार्डिनल में क्या डिफरेंस है कि कार्डिनल में नंबर दी जाते हैं, ऑर्डिनल में हमें हमसे प्रेफरेंस पूछी जाती है। वो कहते हैं कि चलो ये ना बताओ, नंबर ना दो, तुम ये बता दो तुम कि तुम्हें ज़्यादा चॉकलेट पसंद है या डेयरी मिल्क, या फिर ज़्यादा जूस पसंद है या ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पसंद है, प्रेफरेंस दे दो। तो उसके हिसाब से वो कहेगी सबसे पहले मेरे को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, उसके बाद जूस पसंद है, उसके बाद चॉकलेट पसंद है। ऐसे कि प्रेफरेंस दे दो, रैंकिंग दे दो 1 2 3। तो उसे ऑर्डिनल अप्रोच कहती है। उससे कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलता है वो हम देखेंगे। उसमें जो टूल यूज़ होता है वो होता है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला ये पूरा का टॉपिक इसलिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। इंडिफरेंस कैसे इसका नाम पता चला वो आगे पढ़ेंगे हम। अब ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में हम क्या एजम्पशंस देते हैं वो देख लो एक बार। यहाँ पर यहाँ नंबरिंग गलत दे रखी है। सबसे पहली अजम्पशन है कि जो कंज्यूमर है उसको अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में पता हो, और उसे जितनी भी उसके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है उसको सबके बारे में नॉलेज हो। ये नहीं कि हमने उसको 5 स्टार की चॉकलेट खिला दी और जूस पिला दिया रियल का और दूध पिला दिया अमूल का, और फिर हमने पूछा कि क्या प्रेफरेंस है, तो उसने चॉकलेटों को सेकंड नंबर पे रख दिया और दूध को फर्स्ट नंबर पे रख दिया। फिर हमने उसको डेयरी मिल्क की चॉकलेट खिलाई और वो कह रहा नहीं नहीं अब तुमको फर्स्ट में। तो उसको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हो चाहिए अबाउट द रेलिवेंट एक्सपेक्ट। ठीक है ना। सेकंड अजम्पशन ये है कि वो रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, उसे रैशनल एक्शन लेना आना चाहिए। जो थर्ड अजम्पशन है वो यही है कि वो ऑर्डिनरीली बल्कि रैंकिंग वाइज एक्सप्रेस करना जानता हो, कि यूटिलिटी ऑर्डिनरली एक्सप्रेसिबल हो। उसके बाद जो फोर्थ है कि हाँ हमने पूछा आप फोर्थ ये है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो हम प्रेफरेंस वाला जो हम दे रही है, पैटर्न जो दे रही है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपको दूध ज़्यादा पसंद है या चाय, तो कह दे हम हमें दूध ज़्यादा पसंद है, और आप पूछे कि चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी, तो हम कह दे कॉफ़ी पसंद है। और हम ये पूछे दूध ज़्यादा पसंद है या सॉरी हम पूछे मिल्क ज़्यादा पसंद है या चाय ज़्यादा पसंद है, तो आप कह दो मिल्क ज़्यादा पसंद है। और हम फिर पूछे कि कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है या चाय ज़्यादा पसंद है, तो आप कह दो चाय ज़्यादा पसंद है। तो फिर हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको जो मिल्क ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी से। ठीक है ना। हमें ये चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये ऑब्वियस है कि आप ये बात में यह नहीं कह सकते नहीं मेरे को तो कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है मिल्क से। ये क्योंकि जो पैटर्न आपका कंसिस्टेंट नहीं माना जाएगा फिर इसमें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कहता था। अब जो फिफ्थ पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन ए में ज़्यादा कॉमोडिटीज़ है कॉम्बिनेशन बी से, तो कॉम्बिनेशन ए जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये होता है कि मोर इज़ बेटर एजम्पशन लेकर चलते हैं कि जितनी ज़्यादा कॉमोडिटीज़ होएगी, कंज्यूम की बात नहीं कर रहे हम ये कि कंज्यूम नहीं बात कर रहे। अभी हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व में एनालिसिस कि जितना ज़्यादा हम कॉमोडिटी जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हाई होगा उतना ज़्यादा हम अज्यूम करके उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व की थोड़ी सी थ्योरी बता रखी है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनता है ये, कि अब देखो इंडिफरेंस कर्व का इंडिफरेंट वर्ड कहाँ से आया, कि जो कंज्यूमर है इंडिफरेंट। मैं आपको बताता हूँ ये टेबल बनता है का टेबल और ग्राफ बनता है। इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन, ये जो कर्व बनता है कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है। जैसे हमें वो वाले कॉम्बिनेशन देखने हैं जो हमें इसमें हम एक और एजम्पशन लेते हैं जो यहाँ नहीं लिख रखी, बल्कि ये कॉम्बिनेशन सेट करते वक्त कि हम जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है इन कॉम्बिनेशन से वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि मान लेते हैं अगर हम एक यही इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं क्लोथिंग और फूड जो कि आपस में
इंटरचार्जेबल बल्कि सब्सटीट्यूट नहीं है एक दूसरे के, ठीक है ना, उससे अलग यूटिलिटी मिलेगी, उससे अलग यूटिलिटी मिलेगी। तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन लेने हैं क्वांटिटी को चेंज करके कि सेटिस्फेक्शन हमेशा सेम ही मिले। इंडिफरेंस कर्व में हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कि डिफरेंट नहीं होना चाहिए, इनडिफरेंट होनी चाहिए। तभी इसे इंडिफरेंट कर्व कहते हैं, कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इंडिफरेंट होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे। ओके, तो फूड और क्लोथिंग का इसमें एग्जांपल ले रखा है। इसी में क्या रखा है, ये एमआरएस को एक बार छोड़ो, एमआर ये एमआर ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, ये एमआर मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है ये, मतलब एमयू नहीं है, एमआरएस है, ये अलग चीज़ है। तो एक कॉम्बिनेशन इसमें फूड आइटम हमें एक ही मिल रही है, लेकिन क्लोथिंग 12 मिल रही है, कि 12 कपड़े मिल रहे हैं और एक डिश एक ही मिल रही है। और वही डिश अगर हमें 2 कर दे और क्लोथिंग हमें 60 दे दे, तब भी इक्वल यूटिलिटी होगी, तब भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अगर क्लोथिंग 4 मिल जाए और फूड 3 मिल जाए वही वाला, तो भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और कॉम्बिनेशन डी में 4 फूड आइटम्स मिल जाए सेम, और क्लोथिंग 3 मिल जाए, तब भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। क्योंकि इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, तो इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। ओके, तो ऐसा सा इसका ग्राफ बन जाएगा। अब हमें, मैं आपको बताता हूँ एमआरएस क्या चीज़ है। एमआरएस है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये दिखाता है कि फूड की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने पे हम कितनी क्लोथिंग सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कितनी क्लोथिंग सब्सटीट्यूट कर सकती है फूड की एक यूनिट के लिए। तो यहाँ डेफिनेशन पर लेते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू एक्सचेंज द गुड एक्स एंड वाई होल्डिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज कॉन्स्टेंट। कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहे, कितना कितना एक गुड सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं फॉर द सेकंड गुड, ठीक है ना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अलोंग any segment of indifference curve refer to the maximum rate at which a consumer would be willing to exchange unit of x for the unit y। ठीक है, तो ये चीज़ है एमआरएस, ये चीज़ है। यहाँ पर 12 क्लोथ हमने सेक्रीफाइस कर दिए एक के लिए, उसके बाद 2 की, उसके बाद 1 की। अब आपको ये कोई लोगों को समझ आ गया होगा ये कम क्यों होते जा रही है, और जिनको समझ नहीं आया हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो बचा हुआ कंसेप्ट है इंडिफरेंस मैप, ये देख लीजिए। इंडिफरेंस मैप ये कहता है कि आपको पता है इंडिफरेंस कर्व की ये प्रॉपर्टी है कि हर एक पॉइंट पे अगर ये वाला डिफरेंस कर्व देखे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के पे जो भी कॉम्बिनेशन होगा सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी एक सेम ही मिलेगी, है ना। तो जो दो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी समझ आ जानी चाहिए क्यों, ठीक है ना, क्योंकि उस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करके उस पॉइंट पे उस कॉम्बिनेशन की दोनों की यूटिलिटी सेम है तो बाकी सब तो वो ऐसा ही हो सकता है वो कि एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो इनडिफरेंस मैप ये कहता है कि जितना ज़्यादा जो इनडिफरेंस कर्व है वो ऊपर होएगा उतना ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाएगा। मतलब जो लेवल ऑफ जो मार्जिनल यूटिलिटी है या टोटल यूटिलिटी है किसी भी पॉइंट पे ऑफ IC1, वो कम ही होगी IC2 और IC3 के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पर रैंकिंग दूँ, ये मैं टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर हम देखें और इस पॉइंट पे देखें, इसके पॉइंट पे देखें, तो जो IC2 की है वो हमेशा ज़्यादा होगी IC1 से और हमेशा कम होगी IC3 से, क्योंकि IC3 ऊपर है। इसमें एक अजम्पशन जो हम लगा रहे हैं कि मोर इज़ बेटर अजम्पशन, ये हमने पढ़ी भी थी यहाँ पर। मोर इज़ बेटर अजम्पशन कि जितने ज़्यादा गुड होगी उतनी ज़्यादा हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन समझ आ गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का, वो होता है डेल्टा का मतलब समझते हो कि चेंज इन, एक सेकेंड, चेंज इन वाई
अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है ना, MRS। अब जिनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की नॉलेज है तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस वाई डैश अपॉन x माइनस एक्स डैश। यहाँ पर मैथ की नॉलेज नहीं हो रही, लेकिन ये जो होता है ये इक्वल होता है स्लोप ऑफ लाइन के या स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। तो यही लिखा है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ बता रखी है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो यहाँ पर बता रखा है, the more of the good y a person consume in the proportion to good x, the less y she or he will be willing to substitute for another unit of x, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम क्यों होता है? तब इसका ये रीज़न बताया कि ये जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कम से कम क्यों होता जाता है। क्योंकि मैं इसका सिंपल सा आंसर दूं, क्योंकि बंदा तंग आ गया यार, इतना दे रहे हो तुम। मार्जिनल रेट ऑफ डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वही इसका रीज़न है, मेन रीज़न है कि बंदा जितना ज़्यादा खा रहा है, जितना ज़्यादा फूड आइटम उसको मिल रही है, उतनी उतनी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है। अब सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है तो इक्वल तो ना कर सेक्रीफाइस करेगा, वो कम से कम सेक्रीफाइस करते रहेगा जब कम से कम उसको एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी जा रही है। तो इसी के रीज़न में दे रखा है। तो आगे दो रीज़न दे रखे हैं ताकि कि MRS डिक्रीज़ क्यों होता है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिक्रीज़ क्यों होता है। क्योंकि इसका सबसे प्राइमरी रीज़न तो यही है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, कि जैसे फूड आइटम्स जो है जब उसकी कंजम्पशन बढ़ाते रहते हैं तो फिर उसकी जो यूटिलिटी है उससे पर एडिशनल यूनिट जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती रहती है। तो उसके लिए हम कम सेक्रीफाइस करेंगे अदर गुड को, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट से सेकंड पे जब हमने कंज्यूम किया तो हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिली, तो हमने ज़्यादा सेक्रीफाइस भी कर दिया। अब सेकंड से जब थर्ड पे किया तो हमें कम यूटिलिटी मिली होगी, तो हमने कम सेक्रीफाइस कर दिया। ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो गुड्स है वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते, इनपरफेक्ट सब्सटीट्यूट है। मतलब कि अगर या दोनों क्लोथ की जगह अगर यहाँ ऐसे होता कि ये टी एंड कॉफ़ी का ये ग्राफ होता तो वो सब्सटीट्यूट कर सकते थे। तो क्योंकि जो अगर एक कॉफ़ी के बदले एक चाय एक टी अगर एक्स्ट्रा भी हो जाती, समझ रहे हो कि ये सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो ये एक रीज़न है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज क्यों होता है। आगे जो इन्होंने बता रखा है कि जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी इनटू क्वांटिटी होती है, इनटू चेंज इन क्वांटिटी होती है। तो इंडिफरेंस पॉइंट के इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो टोटल यूटिलिटी होती है वो तो सेम होती है। तो उसका जो फॉर्मूला होएगा वो मार्जिनल यूटिलिटी एट दैट पॉइंट इनटू क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी एट दैट पॉइंट होएगा। तो इससे इक्वेशन बना रखी है जिससे आ जाती है MRS इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है इंडिफरेंस कर्व के बारे में, वो बताता हूँ कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो जो होता है डाउनवर्ड होता है और टू द राइट होता है। कि ये जैसे इंडिफरेंस कर्व है ये डाउनवर्ड भी है और राइट भी है, ठीक है ना। तो ऐसा सा कुछ बनता है इंडिफरेंस कर्व। ये कन्वेक्स है, इसका वो अगला पॉइंट है, लेकिन आप देखो डाउनवर्ड जा रहा है ये और राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मेन रीजन ये है कि जो एक कम्योडिटी जब हम इंक्रीज करेंगे तो और यूटिलिटी सेम रखनी है तो जो दूसरी कम्योडिटी है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। यही रीजन है बस प्राइमली कि जब इसकी कंजम्पशन डिक्रीज करेंगे तो इसकी कंजम्पशन अपने आप इंक्रीज होगी अगर हम यूटिलिटी सेम रखना चाहते हैं। सेकंड ये है कि ये कन्वेक्स क्यों है। कन्वेक्स इसलिए है क्योंकि वही रीजन है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के कारण है कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर इंक्रीजिंग हो रहा होता तो ऐसे बनता और अगर सेम रहता तो ऐसे होता। अब कुछ एक्सट्रीम केसेस दे रखे हैं इसमें जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई नहीं होता,
ठीक है। सबसे पहला है कि जो अगर गुड्स है वो कंप्लीटली इंडिफरेंट है, मतलब अगर टी और टी का ही है, ठीक है ना, कंप्लीटली इंडिफरेंट मतलब वो कंप्लीटली सेम है, इंडिफरेंट है, उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली सेम है। तो गुड तो एक यूनिट इसकी के लिए और एक यूनिट इसकी अगर कम कर दे, मान लो यहाँ टी और टी का ही होता है, तो एक यूनिट इसकी कम करने पे एक यूनिट इसकी बढ़ा दो, तो कोई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब दोनों से सेम ही मिलनी है, चाहे सब्सटीट्यूट करो कर कर एक की बढ़ा दो या दूसरी की बढ़ा दो, ठीक है, मतलब टोटल जो पैकेज होएगा वो दोनों का पर यूनिट सेम ही होता है, ठीक है। जो एमआरएस होएगा और जो गेन होएगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो उस केस में जो कर्व बनेगा इंडिफरेंस कर्व वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ये फर्स्ट केस है। और सेकंड केस है कि जो गुड्स है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे शूज के केस में, पेयर ऑफ शूज में देखें तो लेफ्ट शू होता है, राइट शू होता है। अब लेफ्ट शू और राइट शू का कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि अगर हम ये नहीं कह सकते भाई साहब दो राइट शूज ले जाओ आप, एक लेफ्ट, बल्कि लेफ्ट शूज को हम राइट शूज से कंपेयर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, ये नहीं कि एक लेफ्ट शूज है राइट शूज है तो आप लेफ्ट को छोड़कर राइट ले जाओ, तो अगर दो राइट लेने पड़ेंगे तो दो लेफ्ट भी लेने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो उस केस में जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा ऐसे ही बनेगा, और अगर इसको इंक्रीज करना है तो राइट शू की क्वांटिटी बढ़ाएगी तो लेफ्ट शू की भी अपने आप बढ़ेगी, तो ऐसे ऐसे कुछ बढ़ेगा इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और ये ग्राफ दिखा रखा है इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट और इंडिफरेंस और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सो जो अगला जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि जो इंडिफरेंस कर्व है को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है कि इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पे सेम यूटिलिटी होती है। तो ये केस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ये होते हो तो क्या होता, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे सेम यूटिलिटी होती, और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी दोनों की सेम यूटिलिटी होती, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स फिर इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे, समझ गए। फिर ये इलामत में भी हमने पढ़ रखा है कि इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, हायर द इंडिफरेंस कर्व represent the higher level of satisfaction than lower indifference curve। अगर इंडिफरेंस कर्व दो इंडिफरेंस कर्व है ये, तो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगी, इसमें मिलेगी। ये क्यों, ये इस पे इसकी जो एजम्पशन यूज हुई है वो यूज हुई है मोर इज बेटर की, हमने पहले पढ़ी थी, मोर इज बेटर एजम्पशन यूज हुई है कि जो जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उसमें जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो ज्यादा मिलेगी, तो जो सेटिस्फेक्शन है उसमें ज्यादा मिलेगी, तो मोर इज हायर की एजम्पशन से ये इंडिफरेंस कर्व होगा। Indifference curve will not touch either of the axes। Another characteristics and feature of indifference curve is that it will not, हाँ, कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को नहीं टच करेगा, क्योंकि कंज्यूमर को दोनों, क्योंकि एक अजम्पशन है कि कंज्यूमर को दोनों कम्युनिटी कुछ ना कुछ तो चाहिए, कि लार्जर हो या स्मॉलर हो कुछ चाहिए, या अगर ये हो जाता है तो इस पॉइंट पे वाई की तो जीरो हो जाएगी, लेकिन कंज्यूमर को तो एजम्पशन है ये कि दोनों की डिमांड है ही, चाहे थोड़ी सी भी हो लेकिन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बजट लाइन। बजट लाइन क्या है, ये बजट लाइन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा बजट है ना, हम देखते हैं कि ये सबसे पहले ये प्राइस है, प्राइस ऑफ द गुड्स एक्स इनटू क्वांटिटी ऑफ द गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ द वाई, ये प्रोडक्ट वाई इनटू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई, इससे टोटल प्राइस आ जाती है। जो टोटल प्राइस होता है वो हमारा विद इन हमारा बजट होना चाहिए, ठीक है, ये का होता है। लेकिन हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, हम क्योंकि एक नॉमिनल मनी इनकम लेते हैं, हम ये चीज़ नहीं करते कि लेस देन इक्वल टू, हम इक्वल टू वाली फॉर्म बनाते हैं और उससे ये बनता है, ठीक है। तो बजट लाइन का अभी आपको क्या कंसेप्ट है आगे समझा देता हूँ मैं, ये चीज़ आपको एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसके बाद कि बजट लाइन ऐसे हो जाती है, ठीक है। ये सब प्योर डाटा है, इसमें कुछ मार्जिनल यूटिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ प्योर डाटा है कि हम ये सारा बजट के अंदर आते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस। हम या तो कोई भी आइसक्रीम ना खाकर 10 चॉकलेट खा सकते हैं, या एक आइसक्रीम खाकर 8 चॉकलेट खा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके ये सारे कॉम्बिनेशन है, ये सारे हमारे बजट के अंदर है, और प्रॉपर बजट के अंदर है, अंडर नहीं है, बजट पे है। हमने अगर 100 रुपये का बजट है तो 100 के 100 खर्च किया, हमने ये अज्यूम किया क्योंकि नॉमिनल वैल्यू लिए, ठीक है। तो बजट लाइन विल शिफ्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ, अब बजट लाइन कैसे कैसे शिफ्ट करेगी मैं बताता हूँ। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन और बोथ कमोडिटीज और इन द नॉमिनल इनकम ऑफ द बायर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ अब कैसे चेंज करेगी। अगर 3 केस मैं बता देता हूँ, अगर तीनों में एक बजट लाइन बना देता हूँ मैं। अगर प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, एक्स वाई आपको दिख रहा है ना, एक्स वाई, ये 3 केस है। सबसे पहला केस है कि गुड एक्स जो है उसकी प्राइस बढ़ गई, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, और अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हम लेंगे, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है कि
प्राइस और डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था हमने। तो उससे हमारा बजट ऐसा कुछ बन जाएगा, नया बजट जो बनेगा कि जिसमें हम मैक्सिमम कम यूनिट ऑफ एक्स परचेज कर पाएंगे, ठीक है। और अगर कॉस्ट कम हो गई तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ऐसी केस अगर वाई में होगा कि वाई में अगर कम होगी तो ऐसा कुछ केस बन जाएगा, और वाई में ज़्यादा होगी तो ऐसा कुछ केस बन जाएगा, ठीक है। अगर बजट लाइन कंज्यूमर का बजट ही टोटल, बल्कि उसकी सैलरी या जो उसकी इनकम है वो इंक्रीज होगी, तो उसकी बजट वो हर एक क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर पाएगा। इसमें assumption है कि दोनों की प्राइस सेम रही है, ठीक है। यही लिखा है, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन और बोथ प्रोडक्ट, चेंज इन द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम, उसके बाद चेंज इन, बल्कि अगर दोनों ही चेंज हो जाए तो दोनों ही अपने आप से शिफ्ट होगी। ये बता रहा है कि शिफ्ट कब होगी बजट लाइन, ओके। अब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको हो गया, हमने ये पहले भी तो पढ़ा था, वो सिंगल कम्युनिटी का केस था। अब ये डबल कम्युनिटी का केस है, इसमें इंडिफरेंस कर्व का भी यूज होगा और बजट लाइन का भी यूज होगा, ठीक है। वैसे अगर आप देखो तो इसमें एक ऐसा इल्यूजन बन रहा है ना कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, वैसे स्ट्रेट लाइन है, ओके। सो बस ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, इसके बाद सप्लाई का आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि अगर इस पॉइंट से कम हम परचेज करते हैं, बल्कि इस पॉइंट से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अगर ये पॉइंट से अगर हम एक पहले करें तो अपॉर्चुनिटी खो देंगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की, और मिल सकती थी, और इसके बाद अगर हम करें तो हमारे या तो प्राइस के अंदर नहीं आएगा, या फिर हमें उतनी हाईएस्ट पॉसिबल हमारा नुकसान हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना, हमें हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी। और ये जो पॉइंट है ना, ये एक ही होता है, और ये इसको रीअरेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, इंडिफरेंस कर पे ये एक ही कॉम्बिनेशन होएगा, और ऐसा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि दो 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 कॉम्बिनेशनों पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम नहीं पा सकता। अगर पाते हैं तो वो दोनों कॉम्बिनेशन एक ही होगी, ओके, इक्वल होगी एग्जैक्टली। तो ये है कि इंडिफरेंस कर्व। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो इन्होंने इतने सारे इंडिफरेंस कर्व क्यों दे रखे हैं। अब इसमें से अगर हम प्राइस को जरा हटा दे तो हम कौन सा इंडिफरेंस कर्व लेंगे? एज्यूम करो कि ये प्राइस की ये जो लाइन है ये है ही नहीं, तो इंडिफरेंस कर्व अगर हमने इक्विलिब्रियम लेना है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो हम कौन सा प्राइस कौन सा इसमें लेंगे, आप सोचो खुद। हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी, मोर इज बेटर, तो उस अजम्पशन के बेस पे जितनी हाइयर होती है उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हम ज्यूम करती है। तो जो IC5 है, इसके किसी भी पॉइंट पे सबसे ज्यादा हम इक्विलिब्रियम पे होएगा अगर प्राइस लाइन नहीं है। अब यहाँ पर आ जाता है बजट लाइन या प्राइस लाइन का कॉन्सेप्ट। तो ये कहता है कि अरे भाई, सेटिस्फेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा गुड्स ऐसा ऐसा तो इससे भी बड़ी हो सकती है, इससे भी बड़ी हो सकती है, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। प्राइस के अंदर होनी चाहिए, हमारा जो बजट है उसके अंदर होनी चाहिए, हमारा जो गुड्स परचेस करते हैं उसके लिमिट के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर हमारी सेटिस्फेक्शन कौन सी है, ओके। सो हम देखते हैं, तो हमारा ये प्राइस लाइन है, तो ये हम देख लेते हैं, ये पूरा पार्ट हमारा आ रहा है बजट के अंदर। तो अब बजट के अंदर हम देखें तो पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। और अंदर पे तो सारे को के सारे पॉइंट है। अब ये बताओ, ये जो टच कर रहे हैं, ओके, ये जो टच कर रहे हैं और ये पॉइंट, अंदर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, इनमें से हाई सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगी? इसमें बताओ सिर्फ कि अंदर वाले पे मिलेगी, जो बॉर्डर पे टच करेंगे उन्हें मिलेगी, क्योंकि बॉर्डर पे टच करने वालों को मिलेगी, क्योंकि मोर इज बेटर अजम्पशन लेते हैं। अब आते हैं कि बॉर्डर पे टच करने वालों में से कौन सा होएगा। अब बॉर्डर में से टच करने वाले देखिए, अगर हम S और T को देखें और R और H को देखें कि R और H IC1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट्स है, बल्कि दोनों की सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। S और T IC2 के है और दोनों की सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। और जो Q पॉइंट है वो IC3 का है। अब देखो, अब IC1 IC2 और IC3, अब हम इसमें से देख लेते हैं कि इसमें से सबसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किस पे मिलेगी? IC3 पे मिलेगी, क्योंकि मोर इज बेटर। तो हम देखते हैं IC3 पे एक ही पॉइंट है Q, और इससे हमारा वेरीफाई हो जाता है कि हमारा जो सिर्फ एक ही पोजीशन होती है जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल सकता है, और कोई भी रीअरेंजमेंट करके नहीं मिल सकता। तो अगर हम ये देखें तो बाकी सारे जो है, हर एक कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। ये कर्व के भी 3 पार्ट हो सकते हैं, एक जो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक जो 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो इससे हम एक और निकाल सकते हैं कि जो बजट लाइन को एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही हो, वो कर्व का वो वाला पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो उन्होंने यही कह रखा है, विच इन्होंने बता रखा है, विच कॉम्बिनेशन विल आर हाइपोथेटिकल कंज्यूमर चूज, कि हमारा होशियार कंज्यूमर कौन सा चूज करेगा।
इन्होंने बता रखा है, इट विल बी द पॉइंट ऑन द बजट लाइन, बजट के अंदर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, बजट के ऊपर होना चाहिए। इट विल लाई ऑन द हाईएस्ट डिफरेंस कर्व पॉसिबल, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो एक ही बार इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो इन्होंने बस यही है बस, और इन्होंने कुछ वो बता रखा है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होएगा, जो इक्वेशन बता रखी है एमआरएस जो होएगा वो ये तो हमने पहले प्रूव कर दिया था, और ये भी होगा कि पी एक्स अपॉन पी वाई के होगा। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी प्रॉपर्टी है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमने पहले पढ़ी थी मार्जिनल यूटिलिटी की। ओके, एमआरएस जो होता है वो स्लोप होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, तो ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर एमआरएस इसके भी इक्वल है, और ये हमने पहले भी देख लिया था। ओके, तो एक और इक्वेशन बना दी है, और यहाँ पर हमारी होती है यूनिट खत्म, ठीक है। अब थ्योरी एंड डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की जो लास्ट यूनिट है, और ये सी कैटेगरी में आती है एबीसी एनालिसिस में, ये सी कैटेगरी सॉरी ये ए कैटेगरी में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है इस पूरी चैप्टर की, जो कि है बेसिकली डिमांड से रिलेटेड, और आसान भी है ऐसे बल्कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल नहीं है, ये बहुत कम टाइम में समझ आ जाएगी आपको। तो समझते हैं क्या है, जो सप्लाई है इसमें सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, जो डिमांड है, डिमांड से ही सब उसके सारे आपको एक तरह से डिमांड फंक्शन भी डिमांड भी याद आ जाएगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम देख लेते हैं। सबसे पहले सप्लाई का मीनिंग पढ़ेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे सप्लाई और डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, हम डिफरेंस समझेंगे मूवमेंट ऑफ सप्लाई और शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, उसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि डिमांड और सप्लाई कैसे यूज हो सकती है टू डिटरमाइन द प्राइस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बता रखे कि डिमांड क्या होती है, हमें याद करें, डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस दैट द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट द वेरियस प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और द टर्म सप्लाई रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस इन द मार्केट एट द वेरियस प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सप्लाई रेफर टू व्हाट फर्म्स ऑफर्ड इन सेल फॉर द मार्केट, नॉट नेसेसरी बट दे सक्सीड इन सेलिंग, ठीक है ना, कि जो वो ऑफर करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनका जो माल बिका वही सप्लाई है, जो वो ऑफर करते हैं वो भी आता है, कि जो सप्लाई है उसमें विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों चाहिए, जैसे डिमांड में विलिंगनेस और ये एबिलिटी दोनों होनी चाहिए। सप्लाई जो है डिमांड के जैसे फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ओके, ये हम देख लेते हैं, 8 डिटर्मिनेंट्स है। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है कि प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द गुड ही सबसे बड़ा, ये जो डिमांड है और सप्लाई के दोनों एक तरह से सेम ही होते हैं, कि अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई आगे पढ़ेंगे हम वो, कि कंज्यूमर, आप मान लो कंज्यूमर हो, आपको पता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिक रहा है, सभी प्रोडक्ट पता है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, और एक एजम्पशन है जो होती है कि जितना ज़्यादा प्राइस में बिकता है उतना ज़्यादा ही मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है ना, ये एक एजम्पशन होती है, ये इन्होंने लिखी नहीं होगी यहाँ, लेकिन ये अज्यूम करके चलती है। तो जो प्राइस ऑफ द गुड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, उतने प्रोड्यूसर और उतने और लोग भी आ जाएंगे, अरे वाह यहाँ बहुत मार्जिन है, यहाँ बहुत प्रॉफिट है, इस इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, कि जब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड बढ़ जाता है, रिलेटेड गुड मतलब रिलेटेड गुड में अब आ जाता है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ फिर से आ जाता है कि अगर टी और उसके केस में देखे, टी और कॉफी के केस में देखे, इसका जो एक सेकेंड, इसका जो इसका जो प्राइस है अगर कम हो गया कॉफी का, तो टी की जो डिमांड है, इससे पहले डिमांड पे फर्क पड़ेगा, टी की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और डिमांड कम हो जाएगी तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ लगेगा इसके कंपेरेटिवली, तो प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इन्होंने यही कह रखा है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री का बढ़ेगा
प्राइस, तो जो गुड है उसका प्राइस कम हो जाएगा और उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। ओके, और रिलेटेड गुड में आता है सप्लीमेंट्री गुड। सप्लीमेंट्री गुड बस हमने ये देखना है ना इसका प्राइस कैसे इफेक्ट होगा, इसका प्राइस जैसे इफेक्ट होगा उस हिसाब से रिलेशन निकाल लेना है सप्लाई का। तो सप्लीमेंट्री गुड में जिसमें प्रिंटर और इंक का एग्जांपल देते हैं कि प्रिंटर की सेल बढ़ गई, तो अब प्रिंटर की प्राइस कम होगी, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो प्रिंटर की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की भी डिमांड बढ़ेगी, इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। ओके, if the price of the other good rise, it become a relative more profitable to the firm to produce and the sell the good in the question. Okay. उसके बाद जो अगला फैक्टर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। अगला चैप्टर कॉस्ट और प्रोडक्शन से रिलेटेड ही है। बेसिकली उसमें क्या होते हैं, लैंड लेबर रॉ मटेरियल और एंटरप्रेन्योरशिप। वन सेकेंड ये मैं देख लूँ। लैंड लेबर रॉ मटेरियल नहीं था, कुछ और वर्ड था रॉ मटेरियल की जगह। लैंड लेटर सॉरी लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये कुछ फैक्टर्स है। अगर इनकी कॉस्ट, अगर लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है तो जो प्राइस है, तो लेबर की कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो सप्लाई पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट अफेक्टिंग द प्राइस इफ द फार्म कॉस्ट एक्सीडेड टू व्हाट इट अर्न फ्रॉम सेलिंग। कि अगर कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि हमारा जो रिवेन्यू आ रहा है उसको भी हम कवर नहीं कर पा रहे रिवेन्यू से, कि हम लॉस में जा रहे हैं, तो हमारी जो सप्लाई है उस चीज़ की वो कम हो जाएगी। ओके, और अगर जो कॉस्ट है वो कम हो गई तो सप्लाई प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, उसके बाद जो फोर्थ है वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि अगर ऑटोमेशन जो है, अगर ऑटोमेशन इंक्रीज हो जाता है तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट रिड्यूस होगी, उससे सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर जितना ज़्यादा टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और प्राइस इतनी ना बढ़ जाए कि वो कॉस्ट भी कवर ना कर पाए रिवेन्यू जो है। जितना ज़्यादा टैक्स लगाएगी ना, तो उतनी ज़्यादा टैक्स क्योंकि होता है वो कॉस्ट ये सेलिंग प्राइस के ऊपर लगता है, समझ रहे हो। तो उतना कम सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा कम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि उन्होंने मार्केट में कंज्यूमर को देखकर बेचना है। तो कंज्यूमर अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट है और सरकार ने टैक्स लगा दिया 50%, एज्यूम करते हैं, और 15 रुपये का हो गया, तो वो ये प्रोड्यूसर को देखना पड़ेगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो तो 15 रुपये पे करेगा ही नहीं हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो उनको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा टैक्स होगी उतना कम हमारा प्राइस हो जाएगा प्रोडक्ट का, और उतना कम ही हमारी सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मुनाफा कम हो जाएगा फिर जितना ज़्यादा टैक्स पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा सब्सिडी एक तरह से टैक्स का उल्टा ही है, जितनी ज़्यादा सब्सिडी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्राइस भी बढ़ जाएगा, उतनी ज़्यादा सप्लाई भी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है नेचर एंड द कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री। जहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है वहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इन मोनोपली मार्केट। ठीक है, जहाँ पर मोनोपली है। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस, अगर फर्म की एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, देखना सभी इसको खरीदेंगे, तो आज ही सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, उसके बाद है नंबर ऑफ सेलर्स। इफ देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट द सप्लाई विल बी मोर। Beside the entry of a new firm, either the domestic or the foreign, the cause of the industry supply curve to shift rightward.
कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ेगी और सप्लाई भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और कुछ और अदर फैक्टर्स जो है जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, गोल्स ऑफ द फर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग फैक्टर्स है। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ आप दिमाग में सोच कर ही ये फैक्टर का फैक्टर कैसे फैक्ट करते हैं वो चीज़ होना पड़ता है। उसके बाद है लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है और जो डिमांड ऑफ द कमोडिटी है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। लेकिन जो लॉ ऑफ सप्लाई वो ये कहता है कि जो डिमांड ऑफ द जो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी और जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अदर थिंग रिमेन्स द कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ द गुड प्रोड्यूस एंड ऑफर्ड फॉर द सेल विल इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज और डिक्रीज इन द, ठीक है ना। तो ये चीज़ है और इन्होंने ग्राफ के थ्रू भी समझा रखा है। उसके बाद when we draw a smooth curve through plotted points, what we get is a supply curve of x. The supply curve is a graphical representation of the supply schedule. The supply curve shows the quantity of the goods that a producer are willing to sell at the given price. To be more prestigious, the supply curve shows stimulously the highest quantity willing supplier कि जो सप्लाई कर्व है वो क्या क्या शो करता है कि क्वांटिटी शो करता है, जो हाईएस्ट क्वांटिटी शो करता है कि सप्लाई कहाँ तक सप्लाई करने के लिए रेडी है। द मिनिमम प्राइस विच ही इंड्यूस कि मिनिमम प्राइस क्या वो ले चार्ज करेगा, कि मिनिमम प्राइस तो लगेगा ही लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए, सबसे कम सप्लाई करने के लिए। द सप्लाई कर्व अपवार्ड राइट, अपवार्ड और राइट में आता है क्यों, showing that the prices increases the quantity of the supply of x increases and vice versa. There is a direct relationship between the price and the quantity reflected in the positive of the supply का, ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। उसके बाद मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व और शिफ्ट ऑन द सप्लाई कर्व क्या है। अगर आपने वो ये मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑन द डिमांड कर्व ठीक से सुना हो तो उसी से बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ये कि मूवमेंट जो है प्राइस से इफेक्ट होएगा। जो अगर प्राइस में चेंजेस आकर कुछ डिमांड में सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो उसे मूवमेंट कह देते हैं, और अगर प्राइस को छोड़कर कुछ अदर फैक्टर के कारण चेंजेस आते हैं सप्लाई में कि इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है तो उसे शिफ्ट कह देते हैं। तो जो मूवमेंट होती है वो एक ही कर्व के अलोंग होती है कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गई, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो गई। लेकिन जो शिफ्ट है उसमें क्या होता है, प्राइस और सप्लाई दोनों ही बढ़ जाती है या फिर प्राइस और सप्लाई दोनों ही कम हो जाती है, वो क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंज आते हैं। कि लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहते हैं ना अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, जब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट नहीं होता तब शिफ्ट आ जाता है। जब अपवर्ड मूवमेंट होती है तो इंक्रीज इन द सप्लाई होती है, और जब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो डिक्रीज इन द सप्लाई होती है। जब राइट के थ्रू शिफ्ट में जब राइट के थ्रू होती है, राइट के थ्रू सप्लाई का मूव करता है तो इंक्रीज इन द सप्लाई होती है, और जब लेफ्ट के थ्रू की तरफ सप्लाई का मूव करता है तो डिक्रीज इन द सप्लाई करवा जाता है। ठीक है, उसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड टू द चेंज इन इट्स प्राइस। वही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हम याद करें तो चेंज इन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई। ये हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देख रहे हैं, ठीक है ना। हमने डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी थी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी थी, और कौन सी देखी थी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी थी। मतलब जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं अपॉन वो डिनोमिनेटर में ही आते हैं उनकी परसेंटेज चेंज। तो इसमें परसेंटेज यहाँ पर प्राइस को ले रही है तो उसका नीचे आता है और सप्लाई ऊपर आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है, और एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर इन्होंने। उसके बाद टाइप्स बता रखे हैं कि इलास्टिसिटी के टाइप क्या है। अब इलास्टिसिटी कैसे हो सकती है, वन सेकेंड। अब इलास्टिसिटी भी पांच तरह की हो सकती है कि बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, थोड़ा सा इलास्टिक है, थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक है, इलास्टिसिटी वन है। जब इलास्टिसिटी वन मतलब जितने प्राइस बढ़ेगा उतना ही सप्लाई बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी को हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं कि प्राइस कितना बढ़े
और उसके प्राइस कितना, प्राइस में चेंजेस आने के कारण कितना सप्लाई में चेंजेस आएगा, इसे इसकी इलास्टिसिटी, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो जो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है मतलब वो इतना ढीठ है कि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है ना। सप्लाई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती कि जो प्राइस है, प्राइस जो है वो जितना मर्जी कम हो ले बढ़ ले, प्राइस जो है बढ़े कम होए, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इतनी ही रहेगी, मतलब इतनी ही रहेगी, ठीक है ना। और जब ये जीरो वैल्यू होती है इलास्टिसिटी की तब वो इनइलास्टिक होती है। अब जीरो से वन के बीच में जब होती है इलास्टिसिटी की वैल्यू, तो क्या होता है कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, उसके रिस्पॉन्स में जो सप्लाई है वो थोड़ी कम बढ़ी, तो उसे रिलेटिवली लेस इलास्टिक कहते हैं। अब ग्रेटर इलास्टिसिटी क्या है, ये सबसे पहले इसके बाद ये पढ़ते हैं कि जीरो से वन के बीच में देखा था, अगर वन जब आता है कि जितना प्राइस बढ़ा उतना ही सप्लाई बढ़ी, जितना परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज इन, जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हो गया। ये यूनिट इलास्टिसिटी होता है। ये वैसे किसी में नहीं होता मेरे ख्याल से, तो ये एजम्पशन में ही होता है, जो भी होता है किसी प्रोडक्ट का, तो मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं। उसके बाद अगर जिसकी वन से ज़्यादा है, वन से ज़्यादा है कि प्राइस थोड़ा सा ही बढ़ा लेकिन सप्लाई ही बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कि एकदम से वो भाई 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 बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए, अब एक प्रोड्यूसर ने बहुत सारी इंक्रीज कर दी सप्लाई, ठीक है। तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है यहाँ पर। ओके, जो ये फिफ्थ पार्ट है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का, इसमें क्या होता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी हो जाए, मतलब अगर थोड़ा सा भी चेंज प्राइस में, जो थोड़ा सा भी चेंज इन द प्राइस रिजल्ट होगा बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, या तो कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस ज़्यादा हुआ तो क्वांटिटी एकदम ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 केसेस थे टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी के। इसके बाद जो है एक क्योंकि कोई भी एक अगर हम सप्लाई कर्व देखें, अगर इन जनरल देखें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो कोई भी एक टाइप फॉलो नहीं कर रहा होगा कि पूरा कर्व ही की इलास्टिसिटी कांस्टेंट ही है। जो सप्लाई कर्व होता है वो इन जनरल उसकी इलास्टिसिटी बदलती रहती है। जैसे ये एक दे रखा है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है यहाँ इन पॉइंटों पे, और इट्स पॉइंट पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, ठीक है। अगर कब हो जाता है तो मतलब कि एक टाइप का नहीं है, उसकी इलास्टिसिटी चेंज हो रही है। उसके बाद फॉर्मूले बता रखे है कि मेजर कैसे करती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये फॉर्मूला दे रखा है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी कंसीडर्ड विद द रेफरेंस ऑफ द पॉइंट स्लोप व्हेन द ये जो dp अपॉन dp, dp अपॉन डी क्यू अपॉन dp आना था यहाँ, dq अपॉन dp, ये एक फॉर्मूला होता है। सो अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि जो सप्लाई है वो क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर डिटर्मिन करती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। तो सबसे पहला जो फैक्टर है कि अगर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ इंक्रीजिंग, बल्कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फर्स्ट पॉइंट में यही है कि अगर प्रोडक्शन हम इंक्रीज करें तो जो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट आएगा, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो कम इलास्टिक होएगा, कि प्रोड्यूसर कहेगा यार इतना इतना सा बढ़ा रहे हैं हम, इतना सारा खर्चा आ रहा है तो क्यों ही बढ़ाना। और अगर बिल्कुल थोड़ा सा ही खर्चा आ रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो ज़्यादा हाईली इलास्टिक होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि टाइम पीरियड कितना मिल रहा है प्रोड्यूसर को। अगर शॉर्ट रन में देखें तो एकदम से जैसी प्राइस बढ़े तो वैसे ही वो इतना अरेंजमेंट नहीं कर सकता कि फटाफट वो अपने फैक्टर्स अरेंज करे और फटाफट प्रोड्यूस कर ले। तो शॉर्ट रन में जो है इलास्टिक होता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो अरेंज कर लेगा और प्राइस के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा देगा। तो लॉन्ग रन में इलास्टिक हाईली इलास्टिक होता है। उसके बाद है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होएगा और जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे उतना ज़्यादा इलास्टिक होएगा, उतना ज़्यादा एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन द प्राइस सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर जो फर्म है उसकी जो वर्किंग है वो फुल
कैपेसिटी में नहीं हो रही। इसका मतलब कि उसकी उनकी जो लेबर है, लैंड है, जो रॉ मटेरियल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, वो सारे अभी फुल्ली कैपेसिटी में एंगेज नहीं हो पा रहे। उनके पास कुछ आइडियल स्पेयर पार्ट्स पड़ी है और आइडियल लेबर पड़ी है, तो वो फटाफट इलास्टिक वो हाईली इलास्टिक होगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर रॉ मटेरियल और जो इनपुट्स है वो ईजिली भी मिल सकते हैं और चीपर रेट पे भी मिल सकते हैं एकदम से, तो हाईली इलास्टिक होगी। अगर फर्म के पास एडुकेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहले से ही है, कंपोनेंट और फिनिश गुड पहले से ही है, तो वो भी हाईली इलास्टिक होगी। अगर जैसे सब्सटीट्यूट जैसे जो फैक्टर सब्सटीट्यूट है कि जो फैक्टर ऑफ इनपुट यूज होते हैं, उसमें भी कुछ सब्सटीट्यूट आ जाते हैं कि अगर अगर मशीन से नहीं चला तो मशीन नहीं है तो ज़्यादा लेबर लगाकर सब्सटीट्यूट हो सकता है, ऐसा कुछ कि अगर फैक्टर सब्सटीट्यूट अगर है, अगर ईजिली अवेलेबल हो सकती है और वो उनकी जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सब्सटीट्यूट है वो अगर लो है, तो ज़्यादा इलास्टिक हो गया। मतलब द कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूट और द ईज विद फैक्टर सब्सटीट्यूट जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। उसके बाद जो एर्थ ये है कि अगर प्रोड्यूसर ऐसा कुछ गुड बनाता है कि जैसे अगर प्रोड्यूसर्स, अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखे वही देखते हो, अगर प्रिंटिंग प्रेस है वो मैगजीन्स प्रिंट करती है और एकदम से ग्रीटिंग कार्ड के प्राइसेस बढ़ गए, तो वो स्विच कर सकते हैं ना, अपनी उनके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि वो स्विच कर वो वाला प्रोडक्ट बना ले। तो अगर ये चीज़ है स्विचिंग, अगर वो प्रोडक्ट मतलब सब्सटीट्यूट किसी और प्रोडक्ट का, मतलब उसके फैक्टर जो है सब्सटीट्यूट है, समझ रहे हो, तो वो हाईली इलास्टिक होगा। उसके बाद एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, कि आज अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो आज मार्केट में ज़्यादा प्रोड्यूसर इसको सप्लाई करने लग जाएंगे। उसके बाद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आ जाते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे। ये है सबसे लास्ट टॉपिक है, इसमें डिमांड भी यूज होगा, सप्लाई भी यूज होगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है, जहां पर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई होती है, उसे उस प्राइस पे इक्विलिब्रियम कह देते हैं। कि जो ग्राफ होता है वो वो डिमांड और सप्लाई दोनों का ऐसी बनता है जहां पर प्राइस वाई एक्सिस पे आती है और जो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड सप्लाई है या डिमांडेड है या सप्लाई है वो एक्स एक्सिस पे आती है। तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों सेम होते हैं, इसे कह देते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसे इक्विलिब्रियम प्राइस को और भी मार्केट क्लीनिंग प्राइस भी कहते हैं। और जो डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, हैंस माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी। तो जो माइक्रो, ये जो ये मार्केट प्राइस है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये सेंटर है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि माइक्रो एनालिसिस इकोनॉमिक एनालिसिस से जाए, जो उसका निचोड़ है, उसका जो क्रक्स है, वो एक मार्केट प्राइस है, बल्कि सेंटर है, ठीक है ना। और इसे प्राइस थ्योरी भी से ही कहते हैं। ओके, और यहाँ पर इसे दे रखा है। उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। सो जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस हमने पहले हमने पढ़ी रखा है पिछली यूनिट में। और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो क्या होता है, अब मैं ग्राफिकली बता देता हूँ। वो जो प्रोड्यूसर को सरप्लस होता है, मतलब कि जो प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट है, मतलब ये जो कॉस्ट है और जो प्राइस लाइन से नीचे वाला कि जो उसे प्राइस मिल रही है, मार्केट प्राइस मिल रही है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, वही जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलता है, उसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है और जो सोशल एफिशिएंसी होती है, उसमें कंज्यूमर सरप्लस भी होना चाहिए और प्रोड्यूसर सरप्लस भी होना चाहिए। ये कहता है मार्केट इक्विलिब्रियम की थ्योरी, ठीक है। अब ये चैप्टर हो चुका है खत्म, और हम देख लेते हैं अब इसके कुछ ये एमसीक्यूज जो है वो देख लेते हैं फटाफट। ओ माय गॉड, ज़्यादा एमसीक्यूज है ये तो। 114, ओ इसको तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी ही करेंगे हम। 120 एमसीक्यूज है, तो फटाफट देख लेते हैं। डिमांड फॉर द कम्युनिटी रेफर टू द डिजायर्ड टू पे बेगेबिलिटी नीड ऑफ द एंड विलिंगनेस टू पे। ये लग रहा है द क्वांटिटी डिमांडेड एट द सर्टेन प्राइस डिमांडेड एट द ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। यहाँ पर एबिलिटी वाला ऑप्शन, एबिलिटी भी होना चाहिए यहाँ पर मेरे ख्याल से, तो मेरे अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए। ओके चलो मैं डी मार्क कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, नहीं, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सॉरी। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है वो मूवमेंट पे आता है। तो मूवमेंट जो है इंक्रीज इन द प्राइस, मूवमेंट प्राइस में चेंजेस के कारण होती है। ऑल बट द फॉलोइंग गुड्स आर assumed to be remain the same while drawing the individual draw for the commodity।
इनमें से एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हम मानते हैं, तो वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड इज दैन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट टी एंड शुगर, वो टी एंड शुगर नहीं है, टी एंड कॉफी हो सकता था, टी एंड कॉफी हो सकता है, पेन एंड इंक नहीं है। ओके, टी शर्ट एंड ट्राउजर भी नहीं है। इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीट द टू एक्सिस, the price elasticity of demand and the midpoint of the would be in case of a straight line demand curve। straight line demand curve मतलब डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है, मी टू एक्सिस, दो एक्सिस पे मेट करता है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट वुड बी, इस पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। एक सेकेंड। इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व meeting the two axes, the price elasticity of demand at the midpoint of the line would be, देखो यहाँ पर पॉइंट इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो एक बार देख लेते हैं कि पॉइंट इलास्टिसिटी जो है क्रॉस इलास्टिसिटी, उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी, उसके बाद टोटल रिवेन्यू, उसके बाद आर्क इलास्टिसिटी, उसके बाद पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो जो स्लोप होनी चाहिए यहाँ पर इन्होंने बता तो रखा है कि 1, यही चीज़ पूछी है तो 1 होनी चाहिए। तो 1 होगा इसका आंसर। लॉ ऑफ डिमांड एंज्यूमिंग दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, द क्वांटिटी एंड द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ओके, बी ऑप्शन है इसमें। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो, की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको लो रखता है। क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर दैट गुड, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर दैट गुड की। तो वेरी लो प्राइस जो है ये हो सकता है वेराइटी ऑफ, नहीं, वेरी लो प्राइस जो है ये तो हाईली इलास्टिक होता है, ये तो पक्का पता है। ठीक है ना, हाईली इलास्टिक होता है तो ये तो पक्का नहीं हो सकता। उसके बाद वेरियस यूजेस ऑफ दैट गुड, इससे भी हाईली इलास्टिक ही बनता है। उसके बाद हाई प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर गुड टू स्पेंड ऑन इट, कंज्यूमर इनकम कंज्यूमर बहुत ज़्यादा करता है तो ये भी बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर दैट गुड, क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर दैट गुड, ये एक मिनट, तो ये भी नहीं हो सकता। एक मिनट, वेरियस वेराइटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड, तो हाईली, बल्कि वेराइटी ऑफ यूज, इसमें मिल्क का एग्जांपल ले तो मिल्क का जैसी प्राइस कम होगा वैसी बहुत सारे यूजेस में लग जाएगा, तो हाईली इलास्टिक है, ये पक्का नहीं हो सकता। वेरी लो प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, वेरी लो प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, तो लो प्राइस है, अगर मैचिस की डिब्बी का ले एग्जांपल तो 2 से 3 रुपये हुआ तो इन इलास्टिक है, तो ये हो सकता है वेरी लो प्राइस ऑफ द इलास्टिक। ओके, उसके बाद जो 8th है, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड is smaller than the percentage fall in its price. Identify the coefficient of price elasticity of demand when the percentage increase in the quantity of that good demanded is smaller than the percentage, मतलब कि जो Q है अपॉन P है ऑफ इंक्रीज
तो ये 1 है, ये 2 है, तो लेस देन 1 होगा। इन केस ऑफ अ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि इंफीरियर गुड जो है, इंफीरियर गुड, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद नंबर 10, इफ द डिमांड ऑफ द गुड इज अन इलास्टिक inelastic, an increase in the price will cause an increase in the total expenditure of the consumer of the good। नहीं नहीं, एक सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द डिमांड ऑफ द गुड इज inelastic, an increase in the price will cause the total expenditure on the consumer to remain same, क्योंकि inelastic है, जीरो है elasticity, and if regardless the change in the price the quantity of the demand of the good remain unchanged, the demand of the curve will be मतलब कि inelastic होगा। तो inelastic मतलब कि प्राइस जो मर्जी हो, डिमांड जो होगा क्योंकि प्राइस यहाँ होता है और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ होती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ही रहेगी, प्राइस जितना मर्जी हो जाए। तो ये चीज़ जो है वर्टिकल, ये चीज़ वर्टिकल है। ओके। उसके बाद सपोज द प्राइस ऑफ द पेप्सी इंक्रीज, दिस विल एक्सपेंड टू रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर पेप्सी की पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड कम होगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो कोक की बढ़ जाएगी, कोक की बढ़ जाएगी डिमांड, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर उस साइड हो जाएगा, उस साइड मतलब राइट साइड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड एक्सेप्ट टेस्ट एंड द प्रेफरेंस है, क्वांटिटी सप्लाइड मेरे ख्याल से नहीं है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्राइस ऑफ द रिलेटेड ये नहीं है। द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, अ चेंज इन द डिमांड भी आ सकता था शायद। ठीक है। उसके बाद जो 15 था, इफ द प्राइस ऑफ द पेप्सी डिक्रीजेस रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ द कोक एंड 7 अप, द डिमांड फॉर प्राइस इसके, तो डिमांड जो है, डिमांड फॉर पेप्सी इंक्रीज होगी, इन दोनों की डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी, कोको कोला और थम्स अप की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 था, इफ द गुड इज लग्जरी इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लग्जरी के केस में पॉजिटिव तो होता है पर ग्रेटर देन वन होता है, या ग्रेटर देन बट लेस देन वन होता है, क्योंकि हाँ ग्रेटर देन वन तो ना होगा। और प्राइस ऑफ हॉट डॉग इज इंक्रीज बाय 22%, द क्वांटिटी ऑफ द हॉट डॉग डिमांडेड फॉल बाय इतने परसेंट, दिस इंडिकेट दैट द डिमांड ऑफ द हॉट डॉग इज डिमांड ऑफ द गुड इज, देखो ये जिसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन वन है, ओके, तो वो परफेक्टली इलास्टिक में आता है तो डी होएगा। यूनिट ये पक्का नहीं होगा, ये पक्का नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है मेरे ख्याल से इलास्टिक, तो क्योंकि कोई नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है। इफ़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीज बाय इतना 5%, द प्राइस इंक्रीज बाय इतना, तो लेस देन वन है। द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन द, ओके ओके ओके, इज माइनस, एक सेकेंड, यही लग रहा है मेरे को। गिवन द फोर पॉसिबिलिटी विच वन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आना, डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सॉरी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आना मतलब कंज्यूमर की डिमांड में इंक्रीज आना, कि सबसे पहले तो ये चीज़ पक्का हो सकता है, ये चीज़ नहीं, प्राइस फॉल है, नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये चीज़
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हो गया, इज करेक्ट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। ये ठीक लग रहा है। लास्ट टू कंप्यूट द परसेंटेज चेंज इन द, ओके, हाँ ये भी ठीक लग रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन लॉन्ग टर्म वुड बी डिफरेंट, हाँ ये भी ठीक लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट a fall in the price of one lead to the fall in the quantity demanded of its substitute। सब्स्टिट्यूट मतलब तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो यही गलत लग रहा है मेरे को। तो अगर प्राइस एक की कम होगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ेगी, ये मेरे को गलत लग रहा है। वैसे बाकी और देख लेते हैं। जो पार्ट बी है उसमें लिखा है व्हेन द कॉमोडिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज अगर प्राइस एक का कम हुआ है तो डिमांड बढ़ेगी और दूसरे की डिमांड कम होगी, ये तो गलत है। एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी इंक्रीजेज, ये ठीक है। ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। व्हेन द कॉमोडिटी बिकम फैशनेबल people prefer to buy it and therefore demand increases। become, ये क्या चीज़ है फैशनेबल, फैशन ये क्या है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। सपोज द प्राइस ऑफ द मूवी सीन एट द थिएटर rises from 120 per person to 200 per person। The theater manager observed that the cause, ओके, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मूवी जो है वो कितना है अभी बता देता हूँ। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड जो है परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई, तो ये तो है 50 और ये जो है 100 तो है नहीं, ये 50 से थोड़ा ज़्यादा है, तो बी होना चाहिए। सपोज द डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ अ सेल ऑफ इट्स सिल्वरवेयर, द प्राइस ऑफ द प्लेट सेटिंग रिड्यूसेस फ्रॉम इतना तो इतना, कितना प्राइस गिरा, 33% प्राइस गिरा, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना, कितना क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, ये जब चेंज इन प्राइस जो आया वो तो आया 31/3 का और ये 2/3 का, मेरे हिसाब से तो 2 होना चाहिए यहाँ। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 1 पॉइंट, अगर यहाँ पर हम 40 ले ले क्योंकि इसके हिसाब से देखेगी तो 33, तो 1.25 तो कहीं से भी नहीं बैठ रहा यार। क्वांटिटी डिमांडेड 2/3 है और जो है 1/3 है। प्राइस जो मेरे जो ग्रेविट आई वो 33% हुई, 33%। इन दोनों में से कोई लग रहा है मेरे को, वैसे तो 2 होना चाहिए था लेकिन 40 लेकर करती है तो ये आ जाता है। When the numerical value of the cross elasticity between the two goods is very high, it means cross elasticity between the two goods. The goods are perfect complementary and therefore have been used together. The goods are perfect substitute and can be used with one another. High degree of substitutability are neutral and therefore cannot be considered as substitute. Cross elasticity जो है between the two products, एक बार मैं क्रॉस इलास्टिसिटी देख रहा हूँ क्या होता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है।
अच्छा ये लर्न करना था कि हाई है। क्लोज सब्स्टिट्यूट होना पड़ा, ये चीज़ याद रखने वाली है। ट्वेंटी फाइव कहता है द लोकल पिज़्ज़ा रेज द प्राइस ऑफ द मीडियम पिज़्ज़ा फॉर 62 इतना है, द क्वांटिटी डिमांडेड 200 पिज़्ज़ा, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा है। मेरे को ऐसे ही पता चल गया कि जो है 6/7 जो है क्वांटिटी हुआ है 6/7 हुई है, और जो चेंज हुआ है वो हुआ है 4/6%। तो बेसिकली 9/7 अगर हम देखें तो जो चेंज हुआ है वो हुआ है 14% माइनस कर दो तो 85, और बाय ये तो ये 67% बैठता है। कितना बैठता है ये? तो ये बैठता है ऐसा कुछ बैठता है ये तो, कि 85% चेंज हुआ। नहीं सॉरी, 6/7 अपॉन 2/3 आना था। ओ माई गॉड, तो 9/7 ही बनता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो ज़्यादा होना चाहिए बहुत। डिमांड बहुत ज़्यादा कम हुई है। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 85 अपॉन या तो मैं करूँ 85/40 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं 66 करता हूँ। इसमें डाउट है। इफ द इलास्टिसिटी of demand is inelastic, the elasticity changes increases. Which of the following is likely to be occur? Is inelastic. एक सेकंड।